सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ और वांगशी के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी। वांगशी उस पर फियर्स अटैक करने लगी और उसके पास एशियन स्वॉर्ड मौजूद थी जो डार्क फेरी गोल्डन स्वॉर्ड होती है, जिससे उसकी काबिलियत काफी बढ़ चुकी थी। शियाओ ने अपने मॉन्स्टरस पाम को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो उसके हमलों को रोक रहा था और उसे कमजोर करने लगा। वांगशी ने अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल किया, पर कुनपेंग उस टेक्निक के साथ जा टकराई। शियाओ ने लियू वाइन की मदद से उसे पकड़ लिया था और अपने गॉड हैंड का इस्तेमाल किया, जिससे वांगशी बच नहीं पाई, पर फिर भी वो शियाओ को मारना चाहती थी। शियाओ ने अपने गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लिया और सभी को बताया था कि वो हुआंग है और वो सभी को लड़ने के लिए खुला चैलेंज दे रहा था। सभी डिसेबल काफी हैरान हुए कि वो हुआंग है। शियाओ अब नीचे उतर आता है। सभी बातें कर रहे थे कि हुआंग वाकई काफी ज्यादा हैंडसम है। हमें तो लगता था कि ये एक मजबूत हड्डा कट्टा आदमी होगा, इसने वांगशी को हरा दिया। वाकई हमने इसके बारे में जो अफवाहें सुनी थी वो सभी सच है। शियाओ अब अपनी गॉडेस लियू ब्रांच की मदद से वांगशी को पकड़ लेता है, जिससे वो हिल नहीं पा रही थी। बियान्यू इससे काफी प्रसन्न थी। वो शियाओ के पास आकर बोलती है कि वांग क्यों ना तुम वांगशी को पूछताछ के लिए मेरे पास छोड़ दो और मुझे तुम्हारी कोई भी एक्सचेंज शर्त स्वीकार है। इसके बदले में तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। शियाओ कहता है कि मुझे एशियन हेवनली टेक्निक, 10 इविल ट्रेजर टेक्निक या फिर मुझे वांग फैमिली के सीक्रेट केओटिक प्यूरिफिकेशन आर्ट चाहिए। अगर तुम मुझे देने को तैयार हो तो मैं तुरंत वांगशी को तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ। वांगशी को गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। बियान्यू कहती है कि मुझे खुद भी इस वांग फैमिली की केओटिक प्यूरिफिकेशन आर्ट में काफी दिलचस्पी है और वो उसके कान के पास आकर उसे एक सीक्रेट बता देती है कि हम इसे नीलाम कर सकते हैं, जिसके बदले में हमें काफी सारे ट्रेजर मिलेंगे। ये सुन वांगशी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो गुस्से में कहती है कि क्या तुम एक मानव तस्कर हो जो मुझे नीलाम करना चाहते हो। तभी उन्हें वहाँ एल्डर की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं कि अपने ही साथी डिसेबल को बेचना बहुत ही बेशर्मी की बात है। तुम्हें जल्दी इस जगह पर फिर से शांति बनानी चाहिए और खुद ही इस रियल्म में घूमकर अपने लिए ट्रेजर ढूंढने चाहिए। बियान्यू परेशान होती है क्योंकि अब वो वांगशी को बेच नहीं सकते थे और वो अब खुद ट्रेजर ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। शियाओ भी एल्डर की बात मानकर वांगशी को छोड़ देता है और मोदाओ के साथ वहाँ से निकल जाता है। वांगशी को काफी गुस्सा आ रहा था, पर शियाओ पिल रियल्म के अंदर चला गया था। अब हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। शियाओ एक केव के अंदर मौजूद होता है और वो काफी समय से वहाँ कल्टिवेशन कर रहा था। बाहर से केव को सील किया हुआ था और वहाँ मोदाओ पहरेदारी कर रहा था ताकि शियाओ की कल्टिवेशन में कोई बाधा उत्पन्न न कर सके। इस गुफा के अंदर एक एलिक्सियर फर्नेस का बचा हुआ सभी अमृत और दिव्य झरना मौजूद था और शियाओ ने उन सभी पिल को इकट्ठा कर लिया था, जिससे ही वो कल्टिवेशन करके ब्रेक थ्रू करना चाहता था। वो सोचता है कि इनेशन इमोर्टल पिल और होली स्प्रिंग वाटर के साथ मेरे पास पूरा चांस है कि मैं अपने लेवल को बढ़ा सकता हूँ और वो उस फर्नेस के ऊपर ही बैठा हुआ था। वो सभी पिल अब फर्नेस के अंदर समाहित होकर उसकी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करने लगती है। ये काफी डोमिनिंग मेडिसिनल पावर थी, जिससे शियाओ को काफी अच्छा फील हो रहा था और वो बताता है कि एशियन इमोर्टल टेस्ट में दाव रूल नहीं होते, वरना मेरी बॉडी अभी तक इस एनर्जी से चकनाचूर हो गई होती। उसने उन एशियन टेस्ट से जो मेथड सीखे उससे अपनी बॉडी पर कई सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट क्रिएट कर लिए थे और वो एशियन इमोर्टल मेथड उसकी बॉडी में हेवन एंड अर्थ के दाव प्रिंसिपल को उसकी बॉडी में ड्रॉ कर रहे थे, जिससे उसकी सारी मेरिडियंस में भी वो एनर्जी प्रवाहित हो रही थी और उसके पास जो सभी ट्रेजर टेक्निक मौजूद थी वो उसकी बॉडी पार्ट के जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कर रही थी, यानी उसके साथ अच्छे से फोर्ज हो रही थी। धीरे धीरे शियाओ के अंदर से काफी मेजेस्टिक ऑरा बाहर आने लगा और बची हुई पिल को भी वो फर्नेस में डालकर उसकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिससे अब उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट होने वाला था। काफी फियर्स एनर्जी उसकी बॉडी से निकलकर हेवन की तरफ चली जाती है, जो एक काफी तेज फिनोमिनन क्रिएट कर रही थी। आसमान में ड्रैगन और फिनिक्स एक साथ नजर आ रहे थे। ये नजारा देख मोदाओ भी हैरान था। शियाओ अब 3 फ्लावर स्टेज को हासिल कर चुका था और ये फिनिक्स और ड्रैगन उस 3 फ्लावर के पीक पर पहुंचने का सबूत है। उस रियल्म में मौजूद सभी डिसेबल इस तेज एनर्जी को देख पा रहे थे। सभी हैरान थे कि आखिर इतनी इंटेंस एनर्जी कहां से उत्सर्जित हो रही होगी जो ये आकाश को चीरकर हेवन तक पहुंच रही है। कुछ डिसेबल कहते हैं कि एनर्जी गैलेक्सी को भी प्रभावित कर रही है, जो हम अपनी आंखों से ही ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं। आखिर ये कौन सा चमत्कार है और वो सभी उस एनर्जी की तरफ बढ़े। वो मोदाओ को देखकर समझ जाते हैं कि यह वो जगह है जहाँ शियाओ कल्टिवेशन कर रहा है। बियान्यू, किंगी, फेरियोचन, मुनतुओ और बाकी सभी डिसेबल भी वहाँ गए थे। कुछ ही पलों में शियाओ के द्वारा लगाई हुई सील हट जाती है। शियाओ सक्सेसफुली
सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर चुका था, जिससे उस गुफा से एक तेज एनर्जी बाहर आती है जो सभी को हिलाकर रख देती है। सभी परेशान थे पर किंगी खुश होती है क्योंकि उसके हस्बैंड ने अचीवमेंट हासिल की थी। काफी सारे लोटस गुफा से बाहर आते हैं जो उस पूरी जगह को कवर कर लेती है। ये लोटस लाइटिंग के साथ फोर्ज थे। बियान यू भी यह नजारा देख खुद को लोटस को छूने से रोक नहीं पाई। शियाओ भी तेज लाइटिंग के साथ बाहर आ गया। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी और अब वो लाइटनिंग की तरह फास्ट हो गया था। वो काफी तेजी से ऊपर जाकर अपने ओरा को स्प्रेड करता है जिससे आसपास के पहाड़ नष्ट हो जाते हैं। शियाओ होली सेक्रीफाइस रियल्म में हेवनली गॉड रियल्म में पहुंच गया था जो 10वीं लेवल थी और अब वो अपने लीव ब्रांच से दाव फ्लावर के बीच से ऊपर उठाता है। अब वो 3 फ्लावर गैदरिंग के टॉप पर पहुंच गया था। ये नजारा देख सभी चकित रह गए। डिसिबल कहते हैं कि यह वांग पहले से ही इतना स्ट्रॉन्ग था, अब ये हेवनली गॉड रियल्म में पहुंच गया है। आखिर अब ये कितना पावरफुल बन चुका होगा। और अभी ये सिर्फ एक 20 साल का लड़का है। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोई 20 साल की उम्र में हेवनली गॉड रियल्म में पहुंचा हो। सभी के चेहरे देखने लायक थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्हें एहसास हो गया था कि शियाओ अभी इस वर्तमान एरा का सबसे यंगेस्ट हेवनली गॉड है और ये बिल्कुल वैसा था जैसे किसी ने कल्टिवेशन हिस्ट्री को पूरी तरीके से बदल दिया हो। शियाओ सोचता है कि मैं अभी भी इमोर्टल सीड के साथ फ्यूज्ड नहीं हुआ हूँ और अभी तो मुझे कई सारी ट्रिब्यूलेशन से और गुजरना है जिससे मेरी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। पर अभी के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी बॉडी और आत्मा पूरी तरीके से बदल गई हो, मानो जैसे इनका पुनर्जन्म हुआ हो। वो इतनी तेजी से रन करने लगा कि कोई उसे देख नहीं पा रहा था और सभी चट्टानें उसके चलने से ही नष्ट हो रही थी। सभी को उसका ये ब्रेक थ्रू ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिनिक्स अपनी हड्डियों से वापस से उठ खड़ी हुई हो और अब वो किंगी और बाकी सभी कल्टिवेटर के सामने आ जाता है। वो किंगी से मिलना चाहता था। किंगी भी उसे देख खुश होती है। शियाओ उसके पास आ जाता है पर वो फेरी उचन की तरफ देखने लगा जिससे वो वहां से जा रही थी। शियाओ से कहता है कि हम काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए कम से कम मैं तुम्हें एक हेलो तो कह ही सकता हूँ। फेरी उचन कहती है कि ब्रदर शियाओ तुम्हें वाकई जोक मारना काफी पसंद है और वो वहाँ से चली जाती है। बियान्यू बोलती है कि भाई हुआंग, तुम्हारी इस असाधारण प्रतिभा को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरे सेक्ट में शामिल हो जाना चाहिए और मेरा ये पैलेस इनविटेशन तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। तभी 10 क्राउन किंग तेज एनर्जी के साथ वहां जाता है जो शियाओ को हेवनली गॉड रियल्म में पहुंचने की बधाई देता है और बोलता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो। मैं कब से परखना चाहता था कि हम में से कौन ज्यादा पावरफुल है और वो अपने ओरा को वहां फैलाने लगता है। शियाओ कहता है कि बेशक मैं लड़ने को तैयार हूँ, लड़ाई के लिए तो मैं कभी पीछे नहीं हटता। पर तभी वहाँ एल्डर की आवाज आती है। वो कहते हैं कि तुम्हें इन आपसी लड़ाई के बजाय इमोर्टल एशियन टेस्ट को समझने पर फोकस करना चाहिए क्योंकि तियांशिन एकेडमी के सभी डिसिबल को जल्द ही बाउंड्री टॉम के लिए रवाना होना पड़ेगा ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा डिसिबल इमोर्टल सीट को ढूंढ पाए। 10 क्राउन किंग परेशान होता है क्योंकि वो अब शियाओ से नहीं लड़ सकता था। शियाओ से कहता है कि जब हम बाउंड्री टॉम में वापस लौटेंगे तब हम निश्चित रूप से एक सेटिस्फाइंग बैटल करेंगे, लेकिन हम दोनों काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं पर मैं अभी भी तुम्हारा असली नाम नहीं जानता। क्या तुम मुझे बता सकते हो? 10 क्राउन किंग कहता है कि मेरा असली नाम तियांजी है और वो अचानक उसके पास आकर बोलता है कि यह हमारी लड़ाई का काफी बेसब्री से इंतजार करूंगा। अब वो वहाँ से निकल जाता है। शियाओ भी मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे हरा देगा। फिर अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। शियाओ किंगी के साथ मेग्मा से भरे हुए इलाके को पार कर रहा था। वो कहता है कि 3 दिनों तक लगातार कल्टिवेशन करने के बाद मैं फाइनली 1 मिलियन यानी 10 लाख इमोर्टल एशियन टेस्ट को समझ चुका हूँ और अब वक्त आ गया है कि मैं अपने दोस्त फेटी लिटिल रेबिट और अपने छोटे भाई से मिलूं क्योंकि मैं जब से तियांशिन एकेडमी आया हूँ उनसे मिल नहीं पाया। कि ये भी कहती है कि मैं भी सिस्टर फेंगवू से मिलना चाहती हूँ। वो उनके 3000 स्टेट की ही एक कल्टिवेटर थी और उसने वांगशी की तियांशिन एकेडमी में काफी मदद की थी। अब वो दोनों धर्मा प्रैक्टिस रियल में पहुंच चुके थे जिससे वो तेजी से आगे बढ़ने लगे। किंगी कहती है कि हमारे 3000 स्टेट के लोगों को तुम्हारी मौत की खबर मिलने के बाद भी विश्वास नहीं हुआ कि तुम मर चुके हो और वो आज भी मानते हैं कि तुम जिंदा हो और जब सभी तुम्हें जिंदा देखेंगे तो वो निश्चित रूप से काफी सरप्राइज हो जाएंगे। शियाओ कहता है कि तुम सही कह रही हो, अब देखना है कि वो सरप्राइज होते हैं या फिर उन्हें तेज झटका लगता है। तभी उन्हें एक धमाका नजर आता है जो पास ही की एक एरिया में हुआ था। शियाओ कहता है कि ये मेरी खुशी में जलाए हुए पटाखे की तरह नहीं लग रहा, जरूर यहाँ कुछ बुरा हुआ होगा और वो तेजी
तेजी से उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब हमें उस फिनिक्स से डांस प्रैक्टिस एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेंग वो घायल होकर काफी दूर जा गिरती है। उसे एक जिन यून नाम की लड़की पीट रही होती है। वो उसके सीने पर पैर रखकर उसकी हड्डियों में एक तेज दर्द पहुंचा रही थी और कहती है कि तुम मुझसे बेकार से 3000 स्टेट के कल्टिवेटर हो, पर फिर भी तुमने इस खास इमोर्टल ट्रेजर का इस्तेमाल करने की कोशिश की। फेंग वो कहती है कि तुम काफी कमीनी हो। तुम इस बात से सहमत हुई थी कि हम करंट एरा मेथड से फाइट करेंगे, पर फिर भी तुमने इमोर्टल क्यू ट्रेजर का इस्तेमाल करके मुझे धोखा दिया। वो रिप्लाई में कहती है कि हमारी एकेडमी में इसे जीतने के उपाय की तरह माना जाता है और हम इसे रणनीति बनाना कहते हैं, पर तुम कुछ नहीं जानती। तभी शियाओ और किंगी वहाँ जाते हैं, जिससे जिन यून वहाँ से दूर हो जाती है। किंगी फेंग वो को संभालती है, पर उसे काफी गहरी चोट आई थी। वो शियाओ को जिंदा देख खुश हुई कहती है कि तुम्हें जिंदा देखकर मैं सभी चीजों से बेहतर फील कर रही हूँ। शियाओ अपनी पावर से उसे चेक करता है। उसकी बॉडी के दाव प्रिंसिपल नष्ट हो रहे थे, इसीलिए एक फिनिक्स ब्लड क्रिस्टल को निकालकर उसकी बॉडी को रिकवर करने लग जाता है। जिन्यू कहती है कि साथी कल्टिवेटर तुम इस बेकार सी लड़की के लिए इस प्रेशियस फिनिक्स ब्लड को क्यों बेकार कर रहे हो? ये एक कचरे इलाके की लड़की है और ये सिर्फ मरना डिजर्व करती है। शियाओ भी 3000 स्टेट का था और 3000 स्टेट की बदनामी उसके सम्मान के ठेस पहुंचाने के जैसा था, इसीलिए वो कहता है कि तुम किसे बेकार जगह बता रही हो। वो कहती है कि मेरा मतलब उस 3000 दाव स्टेट से था। वहाँ के सभी लोग कचरा है और उन जंगली सुअरों की तरह है जो हर जगह पर अपना मुंह मारने के लिए चले आते हैं और नहीं जानते कि उनकी जिंदगी और मौत किसके हाथ में है। शियाओ ने फेंग वू को ठीक कर दिया था और वो कहता है कि मैं खुद भी उसी 3000 स्टेट से हूँ, और वो अपने ओरा को फैलाने लगा, जिससे वो लड़की जिन्यू घबरा जाती है। शियाओ कहता है कि अब तुम्हें पछतावा होगा कि हम 3000 स्टेट के लोगों से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है, और वो लेजर आई टेक्निक से उस पर हमला करता है जिसका वो सामना नहीं कर पाती और काफी तेज विस्फोट होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।